नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 तक के बीच हुए घटनाक्रम के बारे में बात कर रहे हैं। यह हमारी दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने पढ़ा 1857 से पूर्व की जो संस्थाएं थी, उसके बाद हमने पढ़ा 1857 के बाद की स्थितियों के बारे में जाना, कौन कौन से संगठन खोले गए, उन संगठनों का उद्देश्य क्या था, उसके प्रमुख नेता कौन से थे। 1883 में किन संगठन का एक महासम्मेलन हुआ जिसमें 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, आदि मुद्दों पर बात कर लिए हैं। आज हम इस कक्षा में उससे आगे पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं। कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना किसी भी संगठन को स्थापित करने के पीछे कुछ मूल उद्देश्य होते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना के भी इसके अपने मूल उद्देश्य होंगे। पहले मूल उद्देश्य को जानेंगे। आइए प्रारंभ ही करते हैं। मूल उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के भूतपूर्व सचिव एलन ऑक्टेनियन ह्यूम, ह्यूम इनका नाम आता है, एवं ह्यूम ने भारत में अंग्रेजी शासन की नीतियों का गहराई से अध्ययन कर इसकी आर्थिक असफलताओं तथा भारत की गरीबी और शिक्षित वर्ग में बढ़ते असंतोष को महसूस कर यह निष्कर्ष निकाला कि भारत राष्ट्रव्यापी हिंसात्मक विद्रोह के द्वार पर खड़ा है। ह्यूम ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में गरीबी बढ़ रही है और जो शिक्षित वर्ग है उसमें अत्यधिक असंतोष है और वह असंतोष एक विद्रोह का रूप ले रहा है। इस असंतोष को भयानक विद्रोह का रूप लेने से पहले संवैधानिक ढंग से प्रचार प्रसार का मार्ग ढूंढने के लिए ही शिक्षित भारतीयों को संगठित करने का सुझाव ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन को दिया। ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन को यह संदेश दिया। ह्यूम ने अपनी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल यूनियन बताया। ह्यूम ने जो अपनी पार्टी खोली उसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। दिसंबर 1885 में इसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। पूछा जाता है प्रश्न, टेक्निकल प्रश्न देखिए कहां से आते हैं। ये जितनी कक्षा आप देख रहे हैं यह एनसीईआरटी बेस्ड कक्षाएं हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस थंबनेल पे लिख दिया गया है तो केवल यूपी पुलिस के लिए ही है। यह कक्षा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यकीन मानिए बेहतरीन कक्षाओं में बेहतरीन है। या आप किसी भी बुक में साधारणता नहीं पाएंगे कि ह्यूम ने अपनी पार्टी का नाम डफरिन से क्या बताया था। प्रश्न अगर पूछ लेगा तो सही करने की संभावना बहुत कम होगी। तो जो डफरिन को ह्यूम ने अपनी पार्टी का नाम बताया था इंडियन नेशनल यूनियन था और दिसंबर 1885 में जो इंडियन नेशनल यूनियन था वही जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। मतलब इंडियन नेशनल यूनियन का नाम ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। मई 1885 में लॉर्ड डफरिन से मुलाकात कर ह्यूम ने अनुरोध किया कि प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता बंबई के गवर्नर लॉर्ड रिकी करे, पर डफरिन ने इनकार कर दिया। मई 1885 में ह्यूम ने डफरिन से निवेदन किया कि जो वहां के तत्कालीन गवर्नर हैं वही इसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता करे, लेकिन डफरिन ने इनकार कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन पूना में प्रस्तावित था, परंतु वहां हैजा फैलने से सम्मेलन बंबई में संपन्न हुआ। पूना में था लेकिन वहां हैजा फैल गया तो इंडियन कांग्रेस का जो सम्मेलन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? बंबई में संपन्न हुआ। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को बंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कहानी समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप। 72 प्रतिनिधि थे, उसमें कहां कहां के प्रतिनिधि थे ये अगर प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, उस 72 प्रतिनिधियों में कहां कहां से कितने प्रतिनिधि थे, तो ये प्रश्न थोड़ा कठिन हो जाता है। देखिए, बंबई प्रेसिडेंसी से 38 लोगों ने भाग लिया, मद्रास से 21 लोगों ने, बंगाल से 3 लोगों ने, उत्तर पश्चिम से 6 लोगों ने और पंजाब के 3 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। टोटल हो गए। आगे
प्रारंभ में कांग्रेस जनसाधारण का संगठन नहीं था। लोकमान्य तिलक ने के कांग्रेस आगमन पर यह संस्था जनसाधारण के निकट आई और महात्मा गांधी के काल में इसका राष्ट्रव्यापी स्वरूप था। पहले यह जनसाधारण का संगठन नहीं था। लोकमान्य तिलक आते हैं तो यह जनसाधारण के लिए यह कांग्रेस संगठन बनती है। उसके बाद महात्मा गांधी आते हैं तो यह राष्ट्रव्यापी संस्था के रूप में, पार्टी के रूप में अपना नाम परचम लहरा चुकी होती है। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन, इसके प्रतिनिधियों में लॉर्ड डफरिन ने घोष दिया। जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसके प्रतिनिधियों को लॉर्ड डफरिन ने खाने पर आमंत्रित किया, भोज दिया था। प्रारंभ में कांग्रेस के सदस्य उदारवादी व राजभक्त थे। उदारवादी थे और राजभक्त थे। देखिए, दो होते हैं राजभक्तों में, एक उदारवादी होते हैं और एक कट्टरवादी होते हैं। उदारवादी मतलब हम अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को मनवाएंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन जो है कि प्रारंभ में कांग्रेस के सदस्य उदारवादी व राजभक्त थे। 1885 से 95 का काल उदारवादियों का काल कहा जाता था। इस समय कांग्रेस का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता जैसे नेताओं के हाथ में था। ये उदारवादी दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, ये उदारवादी थे। 1885 से 1905 तक जो कांग्रेस किसके हाथों में थी? उदारवादी नेताओं के हाथों में कांग्रेस की कमान थी। उदारवादियों ने प्रथम अधिवेशन में ही इंडियन काउंसिल में सुधार पर बल दिया। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट किसके प्रयत्न से? कांग्रेस के अधिवेशन के में भाग लिए प्रतिनिधियों के प्रयत्न से ही यह एक्ट पास हुआ। जो उदारवादी थे, उदारवादियों के कार्यक्रम एवं क्या मांगे थी? उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए, सैनिक सेवा में भारतीयों को उच्च संस्थान और भारत के सैनिक विद्यालयों की स्थापना की जाए भारत में, भूमि कर को अस्थायी, निश्चित और कम करना, किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण देने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की मांग की गई थी, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया था। उदारवादियों के कार्यक्रम एवं मांगे क्या थी कि आप क्या करिए, उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करिए, जो उच्च सरकारी पद है उस पर भारतीय जो है उनकी भी नियुक्ति करिए, जो उस लायक है, उस योग्य है, परीक्षा के माध्यम से। सैनिक सेवा में भारतीयों को उच्च स्थान और भारत में सैनिक विद्यालयों की स्थापना करिए, भूमि कर को अस्थायी, निश्चित और कम करिए, किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण देने के लिए आप बैंकों की स्थापना करिए, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दीजिए। ये उदारवादियों की मांगे थी। उदारवादियों की कार्यविधि क्या थी? आइए इस पर भी बात करते हैं। संवैधानिक आंदोलन में पूरा विश्वास, मतलब संविधान के अनुरूप हम चलकर आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को सरकार से मनवाएंगे। सरकार का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से था। 1857 के बाद, जब 1857 की क्रांति हुई थी, प्रथम जिसे स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, उसके बाद जो शासन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो शासन भारत पर था, अब वह शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर ब्रिटेन के ताज को चला गया था। अर्थात ब्रिटेन के राजा अब भारत को शासित करने लगे थे। तभी की यह बातें हो रही हैं। समाचार पत्रों, भाषणों और वार्षिक अधिवेशनों द्वारा प्रचार प्रदर्शन किया गया। अकाट्य प्रमाणों से अपनी मांगों को प्रस्ताव रूप में पास कर सरकार के पास भेजना था। समय समय पर सरकार को प्रार्थना पत्र एवं शिकायत पत्र भेजना था। समय समय पर साहित्य व शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजकर सरकार का ध्यान भारतीय हितों की ओर आकर्षित करना था। 1888 में विलियम डिग्बी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी एक शाखा इंग्लैंड में कायम की और इंडिया नामक पत्रिका प्रारंभ की। इंडिया नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? कांग्रेस के द्वारा। कब प्रारंभ की गई थी? जब इसकी शाखा ब्रिटेन में खोली गई थी, इंग्लैंड में खोली गई थी। किसके नेतृत्व में? विलियम डिग्बी के नेतृत्व में। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी एक शाखा इंग्लैंड में खोली थी। कब खोली थी? तो 1888 में विलियम डिग्बी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी एक शाखा इंग्लैंड में खोली थी और वहीं से ही इंडिया नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने स्वयं नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दिया। भारत सचिव की काउंसिल में स्थान ग्रहण से भी इन्होंने इनकार कर दिया।
1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु के वर्ष के रूप में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, आइए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद पहुंचे और सितंबर 1893 में वहां हुए सर्वधर्म सम्मेलन को संबोधित करते हैं। 1893 में जनवरी में योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। उन्होंने 1893 में ही न्यू लैंप फॉर ओल्ड नाम से एक लेखमाला का प्रकाशन किया। इसमें उन्होंने कांग्रेस की उदारवादी कार्यप्रणाली की आलोचना की। 1893 से कांग्रेस की उदारवादी जो नीति थी उसकी आलोचना होनी प्रारंभ हो जाती है। अब उदारवादी नरम और गरम दल में, मतलब गरम दल में विभाजित होने की, अब इसमें अब गरम दल के नेताओं की भूमिका आगे देखने को मिलेगी। तो आइए बात करते हैं। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ, वाराणसी शहर में रहने लगी। 1893 के वर्ष में ही महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक एक व्यापारी के मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किसके मुकदमे की सुनवाई के लिए जाते हैं, तो 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक एक व्यापारी के मुकदमे की पैरवी के लिए, उसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण था। इसी वर्ष नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था, जिसकी संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन या हिंदू धर्म संरक्षणी सभा स्थापित की जाती है। चापेकर जो बंधु थे, चापेकर बंधु मतलब चापेकर भाई, इन लोगों को गुप्त संस्था बनाने का विचार ठाकुरदास द्वारा बड़ौदा में प्रारंभ हुआ था। मतलब यह किससे प्रेरणा मिली थी, ठाकुरदास के द्वारा। कहां से, बड़ौदा से। उस समय बड़ौदा कहां था, महाराष्ट्र का हिस्सा था। 2 ब्रिटिश अधिकारी रैंड और एयर्स की हत्या के जुर्म में दोनों को धोखे से पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ये रही 1885 से 1905 तक की घटनाओं के क्रम में दूसरी कक्षा। आपको यह कक्षाएं कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।